मैं लखनऊ से मंजू सक्सेना अपनी कुछ लघु कथाएँ लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उसके लिए मैं आरणी समूह की अध्यक्ष डॉक्टर मीनू पांडे का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम लघु कथाकारों को ये अवसर दिया कि हम अपनी स्वरचित लघु कथाएँ अपने अंदाज में अपनी ज़ुबान से बयां कर सकें। तो डॉक्टर मीनू पांडे आपका और आपके ग्रुप के एडमिन समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली लघु कथा है आज़ादी। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूँ। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देखकर इतना कहा था कि वो रात 10 बजे तक वापस आ जाए, और पलक ने इसी बात को तूल दे दिया। और 2 दिन बाद ही उसने मीनाक्षी के घर किटी में मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है, उसने दोस्तों के बीच कहा। पलक, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी ख़त्म होते ही मीनाक्षी पलक से मुखातिब थी। तभी तो आप आज़ाद हो, पलक ने चहक कर कहा तो मीनाक्षी का स्वर उदासी से भर गया। मीनाक्षी पलक से 10 वर्ष बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वो वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक, जब मैं ससुराल में थी तो दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं रखना चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने दिनेश को हर तरह से मनाकर घर अलग ले लिया, और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मैरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी छोड़ नहीं सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती हैं। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। मीनाक्षी की आंखें नम हो उठी। तो फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा धक्का खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी अंदाज नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश में ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो भी पसंद नहीं होती। पर एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आपने खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली। तुम भी सोच समझ कर ये कदम उठाना। पर मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में ही निर्णय ले चुकी थी। उसे मीनाक्षी जैसी गुलामी नहीं चाहिए। और ये एक व्यंग है पालक पनीर। सुबह सुबह ही इनसे बहस हो गई। मुद्दा था पालक पनीर। इनका कहना था कि मैं होटल जैसा पालक पनीर नहीं बनाती, और मेरा कहना था कि होटल जैसा खाना है तो होटल जाओ। पर सरकारी रिटायर्ड अफसर, मजाल है कि मूंछ का एक बाल भी नीचा हो जाए। मतलब मुर्गा घर में ही कटेगा, वो भी होटल जैसा। मैं बनाकर दिखाता हूँ। मूंछ थोड़ी ऊपर चढ़ गई। तुम्हें आता है? मैंने सरलता से पूछा तो मूंछ टेढ़ी हो गई। तुम क्या समझती हो कि सारी उम्र मैंने घास छीली है? मतलब कि तुमने सारी उम्र पालक पनीर
मैडम बनाया नहीं है तो क्या हुआ, खाया तो है। नासमझ नहीं है ये, पर अकड़ बरकरार थी। पहले किसी को फ़ोन किया, फिर यूट्यूब पे शुरू हुई कवायद। 2 घंटे आंखें फोड़ने के बाद किचन में पदार्पण हुआ और वहाँ जैसे भूकंप आ गया। मसालों के डिब्बों से लेकर मिक्सी और कढ़ाई, कटोरे, चम्मच तक अलमारी से निकल खुली हवा में सांस लेने लगे। भरे हुए घी तेल के डिब्बे अचानक ही अपना वज़न तेज़ी से कम करने लगे। फ्रिज से अदरक, मिर्ची सहित पालक कूदकर बाहर निकल पड़ा और बीच बीच में हमारी पुकार कैदी नंबर 13 की तरह लगती रही। ये देखो क्या रंगत आई है, ऐसे बनता है होटल वाला पालक पनीर। 2 घंटे बाद पसीने से तरबतर इनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। अरे आज हमारे साथ खाना खाओ, ये अपने मित्र सुधीर माथुर से फ़ोन पर बतिया रहे थे। वो भी पिछले साल अवकाश प्राप्त कर चुके थे। कुछ ही देर में खाने की टेबल पर हम चारों यानी मिस्टर एंड मिसेस माथुर भी बैठे थे। पालक पनीर कैसा लगा? इन्होंने अभी तक ये राज उजागर नहीं किया था, ये खुद उनकी कारस्तानी है। पर सुधीर भाई को एक और पालक पनीर से रोटी खाते देखकर इनका धैर्य जवाब दे गया, सो पूछ बैठे, लगता है लिबर्टी होटल से मंगवाया है। इंपीरियल से मंगवाया करो, बिल्कुल घर जैसा लगता है। सुधीर भाई ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, घर जैसा? इनकी मूंछ कुछ कपकपा गई। हाँ भाई, होटलों का खाना तो बस तेल मसालों का मिक्सचर है। अब इसी में देख लो, इतने मसाले हैं कि पालक के स्वाद का तो जनाजा ही उठ गया। इसीलिए कह रहा हूँ इंपीरियल होटल से मंगवाया करो, एकदम घर जैसा। वैसे भाभी जी तो पालक पनीर की एक्सपर्ट हैं। सुधीर भाई अब मेरी तरफ मुखातिब थे, पर इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूँ, ये बीच में कूद पड़े। ठीक है, आगे से इंपीरियल से ही मंगवाया करूँगा। अच्छा ये बताओ, दिवाली पर कौन कौन आ रहा है? बात का सिरा इन्होंने बड़ी सफाई से मोड़ दिया। देखा मेरा कमाल, बंदा पहचान ही नहीं पाया कि यह होटल का नहीं, घर का बना पालक पनीर है। मेहमान के जाते ही इनकी मूंछ फिर उड़ने लगी। हाँ, पर इस बार सुधीर भाई के लिए इंपीरियल होटल से मंगवाना, ताकि वो घर का लगे। हमने भी तीर आखिर मार ही दिया, जो सीधा इनकी मूंछ में लगा, और इन्होंने झट से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। पर इससे पहले ही इनकी झुकी मूंछ हमें दिख गई थी। ये धन्यवाद। और ये भी एक व्यंग है, हम गृहिणियों के को जो रोज़मर्रा की उसमें झेलना पड़ता है। इसका शीर्षक है सबक। बहुत खर्चीली हो तुम, 2 लोगों में 200 की सब्ज़ी, वो भी 2-4 दिन। अरे इतने में तो हमारा पूरा कुनबा 2 महीने खाता था। रिटायरमेंट के महीने भर बाद ही इनकी जेबें सिकुड़ी और ज़ुबान में खुजलाहट होने लगी। मालूम भी है तुम्हें इन दिनों सब्ज़ी कितनी महंगी है? हमने कहा, अरे जितनी भी महंगी हो, कोई हीरा मोती तो है नहीं। इन्होंने ताना मारा, ठीक है, आज से तुम ही ले आओ। हमने आसानी से हथियार डाल दिए, और इससे पहले कि ये कोई बहाना खोजकर हमें पकड़ाएं, हमने सब्जियों की लिस्ट के साथ एक लंबा झोला इन्हें पकड़ा दिया। इनका चेहरा 4 कोने वाला सिंगाड़ा हो गया। शादी के बाद से आज तक अफसर शाही झाड़ने वाले साहब बहादुर ने सब्जी मंडी की शक्ल नहीं देखी थी। पहले चपरासी लाते थे, फिर हम पर टांग अड़ाने की आदत। पर अब तो ओखली में सर आ ही गया था, तो मरता क्या ना करता। करीब 1.5 घंटे की माथापच्ची के बाद जब ये लौटे, तो खुशी की हवा से जितना इनका मुंह कद्दू सा फूला था, उतना ही ज़्यादा कद्दू उनके थैले में भरे थे। अरे इतने कद्दू, पूरे 3 किलो हैं। इनका सीना चौड़ा गया, पर तुम तो कद्दू खाते नहीं। इंसान को सब सब्जियां खानी चाहिए, इन्होंने फिलासफी झाड़ी। और ये भिंडी देखो 3 किलो, कुल 20 रुपये में। ये लौकी, करेला, मिर्च कुल मिलाकर 80 रुपये। समझ में नहीं आ रहा था कि रोए या हंसें। दुकानदार ने इन्हें उल्लू बनाकर सब पकी और बासी सब्जियां दे दी थी, और ऊपर से गरज ये कि सारी वो सब्जियां थीं जो साहब बहादुर कभी मुंह भी नहीं लगाते थे। पर अगले 2 दिन में ही सारी कलई उतर गई, जब लौकी गली नहीं, भिंडी ऐंठी रही, करेला कुछ ज़्यादा ही कड़वाहट मार रहा था, और कद्दू मुंह में रखते ही इनका मुंह बन गया। सुनो, सब्जी तुम ही ले आओ। तीसरे दिन सुबह सुबह ही इन्होंने कहा। पर मैं तो महंगी, मैंने कहना चाहा, पर ये बीच में ही थोड़ा झेंपते हुए बोल पड़े,
असल में इतने सालों बाद मैं अपनी पसंद ही भूल गया। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद हो गई। अब तुम अपनी पसंद की ही ले आओ। पर महंगी तो, अरे आदमी उम्र भर कमाता किस लिए है? 2 वक्त अच्छे खाने के लिए ना। तो फिर महंगी सस्ती क्या देखना। ये बोल रहे थे, मैं मुस्कुरा दी। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। और एक ये छोटी सी कहानी है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। ये लघु कथा है, देने की खुशी। आज शामली बहुत खुश थी कि पीछे वाले कमरे में बहुत दिन से पड़ा कबाड़ उसने साफ कर दिया। और रज्जो बहुत खुश थी कि मालकिन के घर से उसे रज़ाई, गद्दा, चादरें, कपड़े, बर्तन और बच्चों के ढेर खिलौने मिले हैं। अब उसका घर और ज़रूरतें अधूरी नहीं रहेंगी। और पड़ोस का फर्नीचर हाउस का मालिक खुश था कि उसे शामली के घर से फर्नीचर का बड़ा ऑर्डर मिला था। बच्चे खुश थे कि उन्हें उनका अलग कमरा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कबाड़ खुश था। इसलिए नहीं कि कोई तो उसे भी पूछने वाला मिला, बल्कि इसलिए कि उसे पाकर कितनी जोड़ी आँखों में खुशियाँ तैर गई थीं, जिसे देखकर उसका हृदय तृप्त हो गया था। जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक आभार। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी लघु कथाएं पसंद आई होंगी। लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। जी, नमस्कार।